नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम अनुवाद के स्वरूप पर चर्चा करेंगे। अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम किसी स्रोत भाषा में, मूल भाषा में निहित किसी सामग्री को, कथ्य को, किसी संदेश को, विचार को, उसकी शैली और उसके शिल्प आदि के साथ किसी अन्य भाषा में अर्थात लक्ष्य भाषा में समतुल्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। जहाँ तक अनुवाद के स्वरूप का प्रश्न है तो विद्वानों में इस विषय में अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान अनुवाद की प्रकृति को इसके स्वरूप के अंतर्गत उल्लेख कर देते हैं, और जबकि कुछ विद्वान अनुवाद के प्रकारों को अनुवाद का स्वरूप मानते हुए उनका उल्लेख कर देते हैं। लेकिन यदि हम अनुवाद के स्वरूप को एक सही रूप में देखें तो हम डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव का जो मत है उससे सहमत हो सकते हैं। उन्होंने अनुवाद के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए इसके दो वर्ग किए हैं, दो वर्गों में बांटा है। पहला है अनुवाद का सीमित स्वरूप और दूसरा है इसका व्यापक स्वरूप। अनुवाद के सीमित स्वरूप के अंतर्गत वे इसे अनुवाद के सीमित स्वरूप को अर्थ का भाषांतरण भी मानते हैं। इसके दो प्रकार या दो आयाम वे निर्धारित करते हैं। पहला आयाम है पाठधर्मी और दूसरा आयाम है प्रभावधर्मी। अनुवाद के सीमित रूप में एक भाषा में निहित अर्थ को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, दूसरी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। ये अनुवाद का हम सीमित अर्थ और सीमित स्वरूप इसे हम कह सकते हैं। इसमें दो भाषाओं के मध्य में अर्थ का अंतरण होता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इसमें अनुवाद को एक भाषिक प्रक्रिया माना जाता है, जिसके अंतर्गत स्रोत भाषा का जो भी कथ्य है या जो भी पाठ है, जो भी संदेश है, उसको लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो फिर इस आयाम जो ये स्वरूप है सीमित स्वरूप, इसके दो आयाम बताए गए हैं। पहला पाठधर्मी और दूसरा प्रभावधर्मी। पाठधर्मी जो अनुवाद होता है इसमें स्रोत भाषा का पाठ केंद्र में रहता है, यानी पाठ ही सबसे इसमें महत्वपूर्ण होता है। कथ्य या पाठ या जो भी सामग्री है उस पर यह केंद्रित होता है। तो इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस मूल कथ्य के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहेगा और अनुवाद करते समय इस मूल कथ्य, मूल पाठ की आत्मा को सुरक्षित रखेगा। अनुवाद प्रक्रिया में यहाँ किसी प्रकार की छूट अनुवादक को नहीं दी जाती। मूल पाठ के कथ्य और शिल्प दोनों के प्रति वह सावधान रहते हुए और दोनों को ही यथासंभव लक्ष्य भाषा में वह अंतरित करता है, उसमें वह बदलता है। इस प्रकार का जो अनुवाद है वो जैसे कार्यालयी विषय हैं, तकनीकी विषय हैं, सूचनापरक विषय हैं और तथ्यात्मक विषय हैं, उनका ये अनुवाद उन विषयों का होता है। यानी साहित्येतर जो विषय हैं उन पर ये अनुवाद लागू होता है। इस प्रकार का ये अनुवाद का स्वरूप पाठधर्मी अनुवाद। दूसरा जो अनुवाद का आयाम इसमें बताया गया है सीमित अनुवाद के सीमित स्वरूप में, वह प्रभावधर्मी आयाम। इसमें स्रोत भाषा पाठ की संरचना, बनावट, इसकी अपेक्षा संरचना या बनावट या मूल पाठ पर केंद्रित होने की अपेक्षा उसके प्रभाव को पकड़ने का प्रयत्न किया जाता है। यानी जो स्रोत भाषा के पाठकों पर पड़ा है वैसा ही प्रभाव हम लक्ष्य भाषा के पाठकों पर डाल सकें तो ये अनुवाद सफल अनुवाद माना जाता है।
इसके लिए इस प्रकार प्रभावधर्मी अनुवाद के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार अनुवाद किया जाए। तो इसलिए ज़रूरी है कि अनुवादक को कुछ छूट भी दी जाए, लक्ष्य भाषा के अनुसार वह स्रोत भाषा की पाठ को ढाल सके, उसके प्रभाव को उसमें व्यक्त कर सके, उसमें ला सके। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि अनुवादक को दोनों भाषाओं की संस्कृति का पूरी तरह ज्ञान हो, पूरी तरह समझ हो। साहित्य के विषयों में इस प्रकार का अनुवाद होता है। साहित्य की विभिन्न विधाएं, कविता है, कहानी है, उपन्यास है, उन पर यह प्रभावधर्मी अनुवाद हम लागू करते हैं। अनुवाद का दूसरा आता है व्यापक स्वरूप। इसमें हम कह सकते हैं अर्थ का प्रतीकांतरण में होता है। इसमें अर्थ का प्रतीकांतरण हम थोड़ा सा और इसको खोल के देखें तो इसे हम प्रतीक सिद्धांत के रूप में भी इसकी हम चर्चा करते हैं। इसमें यही माना गया है कि अनुवाद मूलतः प्रतीकांतरण है। प्रतीक विज्ञान पर थोड़ा सा इसको जानना आवश्यक होता है। प्रतीक विज्ञान क्या है? प्रतीक एक मूलभूत इकाई है। पाश्चात्य विद्वान पियर्स ने कहा कि प्रतीक वह वस्तु है जो किसी के लिए किसी अन्य वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। जैसे हम दरवाज़ा शब्द बोलते हैं तो वास्तविक दरवाजे के लिए हमने उस दरवाज़ा शब्द का प्रयोग किया है। वह शब्द वास्तविक दरवाज़ा नहीं है, लेकिन उस दरवाजे का एक प्रतीक है। इस प्रतीक का चयन हम उस वस्तु विशेष को पहचानने के लिए करते हैं। अन्य भी इसी प्रकार के उदाहरण दिए जा सकते हैं। प्रतीक सिद्धांत के आधार पर जब किसी भाषा के पाठ का अंतरण अनुवाद किया जाता है तो उसको हम 3 आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। ये आधार है अंतःभाषिक अनुवाद, जिसे हम अन्वयांतर कहते हैं। दूसरा अंतर्भाषिक अनुवाद, जिसे भाषांतर कहते हैं। और तीसरा अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद, जिसे प्रतीकांतर कहते हैं। अब इन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है अंतःभाषिक अनुवाद, यानी एक ही भाषा के अंतर्गत अनुवाद। इसमें स्रोत भाषा भी वही होती है, लक्ष्य भाषा भी वही होती है। एक ही भाषा की प्रतीक व्यवस्था में व्यक्त पाठ को हम उसी भाषा की प्रतीक व्यवस्था में बदलते हैं, इसे हम अन्वयांतर कहते हैं। तो यहाँ दोनों प्रतीक व्यवस्थाएं एक ही भाषा की होती हैं। उदाहरण के लिए हम जैसे संस्कृत में लिखे ग्रंथों की टीकाएं लिखते हैं। जटिल भाषा में जो संस्कृत में कोई ग्रंथ लिखा हुआ है उसको सरल संस्कृत में लिख देते हैं, या गद्य में कोई मूल पाठ है उसको हम पद्य में परिवर्तित कर दें, उसी भाषा के पद्य में, या पद्य में लिखी हुई जैसे किसी कविता आदि को हम गद्य में के रूप में बदल दें, उसका अंतरण कर दें। तो ये अंतःभाषिक अनुवाद यानी उसी भाषा के अंतर्गत होने वाला अनुवाद है। दूसरा होता है अंतर्भाषिक अनुवाद, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद। इसके अंतर्गत एक भाषा यानी स्रोत भाषा, उसके प्रतीकों में व्यक्त जो कथ्य है, जो पाठ है, उसको दूसरी भाषा यानी लक्ष्य भाषा के प्रतीकों में अंतरित किया जाता है। इसे हम भाषांतर भी कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि अंतःभाषिक अनुवाद से ये अलग होता है, क्योंकि वो केवल एक ही भाषा के अंतर्गत है। इसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण होता है। तो ऐसे अनुवाद के लिए ज़रूरी है कि अनुवादक को दोनों भाषाओं का, स्रोत भाषा का और लक्ष्य भाषा का पूरी तरह से ज्ञान हो। इसे ही अंग्रेजी में इसे प्रॉपर ट्रांसलेशन, इसी अनुवाद को कहा गया है। और आधुनिक समाज में भी इसी अंतर्भाषिक अनुवाद का ही प्रचलन अधिक है। और अनुवाद के रूप में हम मुख्यतः इसी की चर्चा करते हैं। जितना भी सृजनात्मक या ज्ञानात्मक साहित्य है उसके प्रचार प्रसार में इस प्रकार का अनुवाद है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन इस प्रकार के अनुवाद में यही अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि उसे दोनों भाषाओं की संरचना का, उसकी प्रकृति का, उस दोनों भाषाओं के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का, उसकी परंपराओं का, धार्मिक विश्वासों, मान्यताओं आदि का सम्यक ज्ञान हो, तभी वह
अच्छी प्रकार से अनुवाद कर पाएगा। इस अनुवाद के व्यापक स्वरूप का जो तीसरा रूप है वह अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। इसमें अंतर्भाषिक और अंतर्भाषिक अनुवाद, इसमें क्या है, लक्ष्य भाषा पाठ का भाषिक इकाई उसमें होती है, यानी एक भाषिक इकाई ही रहती है, दोनों में भाषा ही रहती है, चाहे वो अंतर्भाषिक अनुवाद है चाहे अंतर्भाषिक अनुवाद है, उसमें मुख्य जो इकाई होती है वो भाषा होती है। लेकिन अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में जो प्रतीक लक्ष्य भाषा पाठ है वो भाषिक न होकर भाषेतर हो जाता है, भाषा से अलग उस रूप में बदला जाता है उसको। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि लिखित भाषा के प्रतीकों को हम दृश्य माध्यम में प्रकट कर दें, जैसे उपन्यास अथवा कहानी पर फिल्म बनाई जाती है। यानी स्रोत भाषा के पाठ का यह अंतरण भाषिक नहीं होता, बल्कि उस पाठ या उस कथ्य सामग्री के रूपगत अंतरण होता है। उसका रूप बदल दिया जाता है, उसे दूसरे रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसी प्रकार जैसे किसी कविता को गीत में के रूप में प्रस्तुत करें संगीतबद्ध करके, या कविता को विज्ञापन के रूप में प्रस्तुत करें, इस प्रकार का जो अनुवाद है ये अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद कहा जाता है। अब हम इन दोनों प्रकार के सीमित और व्यापक अनुवाद के दोनों स्वरूपों की चर्चा के बाद हम इसमें एक निष्कर्ष और इसका सार रूप में हम अनुवाद के स्वरूप को समझते हैं। इसमें हम निम्नलिखित कुछ तथ्य देखते हैं। पहला तो हम इसमें यही पाते हैं, यही देखते हैं कि अनुवाद भाषा के विभिन्न स्तरों पर यानी कथ्य या पाठ सामग्री का प्रतिस्थापन है, चाहे वो भाषा के एक ही भाषा में अंतर्भाषिक है चाहे अंतर्भाषिक है, यानी उस कथ्य या उस पाठ सामग्री का प्रतिस्थापन है, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में या उसी भाषा में दूसरे प्रकार से। ये जो प्रतिस्थापन होता है ये जैसे बताया अंतर्भाषिक भी हो सकता है और अंतर्भाषिक भी, दोनों स्तरों पर ये हो सकता है। अनुवाद कथ्य का प्रतीकांतरण भी है और कथन की व्याख्या भी है। जैसे अंतर्भाषिक में कथन की व्याख्या की जाती है। अनुवाद विभिन्न भाषाओं के सांस्कृतिक संदर्भ में एकीकरण का भी प्रतीक है। विभिन्न भाषाएं, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, आपस में एक सांस्कृतिक रूप में वो जुड़ जाती हैं। अनुवाद में अर्थ और शैली की समतुल्यता अपेक्षित होती है, लेकिन समतुल्यता आ नहीं पाती। समीप तुल्यता से कई बार काम चलाना पड़ता है, विशेषकर साहित्यिक विधाओं के अनुवाद में, कविता आदि के अनुवाद में समतुल्यता के स्थान पर हम समीप तुल्यता मिला पाते हैं अनुवाद में। अनुवाद अपने आप में एक प्रक्रिया भी है, एक परिणाम भी है और एक अनुप्रयोग भी है। और जहाँ तक साहित्यिक अनुवाद की बात है वो तो एक, उसे हम कई विद्वान उसे पुनः सृजन भी कहते हैं। साहित्य का पुनः सृजन अनुवादक करता है। तो इस प्रकार हमने अनुवाद के स्वरूप को इस व्याख्यान में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आपने ये ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।